नमस्कार। ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है? अगर आप पंजाब के पत्रकारों से पूछेंगे, पुराने पुलिस वालों से पूछेंगे, पुराने मतलब अभी जो पिछले 5 साल में थे सर्विस में, इनसे पूछेंगे, जो लोग ये एटीएस और इस तरह की जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, उनसे पूछेंगे अगर आप, या उनका व्यू जानेंगे, तो ये लॉरेंस बिश्नोई एक छोटा मोटा प्यादा था। वहां के बड़े बड़े शेर सिंह और जो बड़े बड़े गुंडे डकैत हैं वहां पे, या जो जिन्हें पंजाब में दादागिरी करने का शौक है, वो माफिया नहीं है। पंजाब में आप माफिया शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, वहां पर रंगबाजी होती है। वहां आपका सिक्का चलना चाहिए, आपके नाम से लोगों की रूह कांपनी चाहिए, इतना ही वहां के लोगों, वहां ऐसे कोई वसूली के लिए कर रहे हैं या सिर्फ अपना सिक्का जमाने के लिए, अपना वर्चस्व जमाने की लड़ाई है वहां पर। ये जो बड़े बड़े खालिस्तान ग्रुप और जितने बड़े बड़े वहां पर दादा हुए हैं, उन लोगों में सिर्फ और पैसे उगाही वसूली, या जैसे मूसेवाला से या बाकी पॉप स्टार से वसूली कर रहे थे, वो सेकेंडरी चीजें हैं। वसूली, क्योंकि पैसे तो आपको चाहिए गैंग चलाने के लिए। तो पंजाब में जो माफिया है वो बाकी यूपी, मुंबई और दूसरी जगहों पे, बिहार में ये जो किडनैपिंग और ये सबका उससे थोड़ा अलग है। ये बिश्नोई जो आता है, ये भी एक अच्छे खासे 100-110 एकड़ जमीन का मालिक है। इसका परिवार अच्छे परिवार से आता है। ये सिर्फ रंगबाजी के लिए पंजाब में बड़े बड़े गैंग से जुड़ा हुआ था। पुराने लोग जो जर्नलिस्ट हैं और जो वहां के पुलिस वाले हैं, वो मुझे बताते हैं कि ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके जाता था जब इनके बड़े रंगबाजों की, शेर सिंह थे जैसे, और जो नामी गैंगस्टर थे पंजाब के, उनके लिए ये कोर्ट में जब उनकी हाजिरी लगती थी तो ये पिस्ता बादाम बादाम लेके वहां पे जाता था। और उसके बाद इसने अपनी रंगबाजी शुरू कर दी। अब ये देखना है हमें कि ये बिश्नोई को खड़ा कौन कर रहा है, इसे इतना नाम कैसे दिया जा रहा है। ये क्या हिंदू डॉन वर्सेस मुस्लिम डॉन वाली कहानी है? क्या इसके पीछे रॉ, आईबी या कोई जिसे हम डीप स्टेट कहते हैं, ऐसा कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा पॉलिटिशियन इसके पीछे है क्या? ये गुजरात की जेल में क्यों बंद है? गुजरात में इसके खिलाफ कोई केस नहीं है। इसे दूसरे स्टेट्स में ले जाने से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक रखा है? आखिर ये लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? इतना बड़ा गैंगस्टर, इतना बड़ा माफिया कैसे बन गया? इसके ऊपर सिर्फ वो मूसेवाला और एक दो और बड़े मर्डर करने का आरोप है। हालांकि नाम इतना ज्यादा है, और आप अगर ये भाजपाई पत्रकारों और भाजपाई ये फर्जी मेजर है, इसको अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये उसके लिए माहौल बना रहे हैं। ये उसके लिए लॉरेंस बिश्नोई की पता नहीं क्या कर देगा, बाहर आएगा तो, और इसने पप्पू यादव को इतना डरा दिया, और इसने इसके नाम से मुंबई में झंडे गड़ रहे हैं। अरे वो आदमी जेल में है गुजरात में, और उसकी तूती बोल रही बाहर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव को न सिर्फ धमकी दी, बल्कि पप्पू यादव के सारे घर, दफ्तर के पते भी बता दी। सोचिए लॉरेंस गैंग कितना खतरनाक। लॉरेंस गैंग ने पप्पू यादव को धमकी देने के दौरान कहा कि हमारे लोगों ने तुम्हारे घर की रेकी भी कर ली है, तुम्हारे 9 ठिकाने हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी है। यानी आप खुद देखिए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास पप्पू यादव से जुड़ी हर जानकारी है, और यह वो जानकारी है जो धमकी देते हुए बताई गई। और भी पता नहीं क्या क्या जानकारियां होंगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव से साफ साफ कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो जो हमारे रास्ते पर आता है उसके साथ बुरा होता है। हम दोबारा फोन नहीं करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई को मैं आपको बात बता दूं, आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को सिर्फ एक टारगेट दें कि तो मैं खालिस्तानी बहुत बोल रहे हैं, जरा इनको टाइट करो। एक बार लॉरेंस बिश्नोई को आपने बोल दिया कि इनको ठिकाने लगाना, जरा ये सब के सब चुप हो जाएंगे। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा गेम है जो आपको समझना पड़ेगा। ये बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ बॉम्बे में,
बाबा सिद्दीकी कौन था? वो खुद एक गैंगस्टर था। उसको झंडे में लपटा के किसने दफनाया? ये भाजपा गवर्नमेंट ने। उसके पहले वो बाबा सिद्दीकी के खिलाफ बोलते थे सारे भाजपाई और सारे शिवसेना के लोग। सलमान खान कौन है? उस पर कई बार आरोप लगे हैं कि वो माफिया से इन्वॉल्व है। और माफिया कौन सा? दुबई माफिया से। और संजय दत्त, सलमान खान, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो गोविंदा हो, चाहे ये आदित्य पंचोली हो, ये सबको पता है। तो ये अचानक से बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा गया? बाबा सिद्दीकी क्या प्रभाव ला सकता था इस इलेक्शन में, या उसके मरने से क्या प्रभाव हो सकता है इलेक्शन में? ये कोई लॉरेंस बिश्नोई टाइप छोटे मोटे गैंगस्टर की और ये वसूली वाली हरकत नहीं है। जो दो लोग पकड़े भी गए हैं वो जानबूझ करके पकड़ाए गए हैं। वहां तो वो जनता ने पकड़ लिया, कोई पुलिस ने उनका पीछा करके या पुलिस ने उनको डोज दे के नहीं पकड़ा है। ये वहां पर खुद ही सरेंडर कर गए। तो ये सब के पीछे क्या कारण है? अतीक अहमद को मारने वाले भी इसी तरह की बातें उठी थी कि आखिर इन लड़कों को किसने तैयार किया था। क्या हमारा डीप स्टेट का मतलब है ये सीबीआई, रॉ, आईबी और इनको जो कंट्रोल करते हैं वो लोग, क्या उन लोग ये गैंगस्टर खड़ा कर रहे हैं ताकि दूसरे माफियाओं का मुकाबला किया जा सके? कुछ तरह से अच्छा भी है। कुछ इसके तार आप कनाडा से भी जोड़ के देख सकते हैं। कनाडा में भी जो निज्जर की हत्या की गई और उस पे जो आरोप लगा रहे हैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, वो भी आपने सुने होंगे। उसके पीछे भी भारतीय डीप स्टेट की बातें हो रही हैं कि हमारे कुछ आईबीएससी, रॉ वाले लोगों ने वहां पर ये हरकतें की हैं जाके, जो कि हमने डिनाई किया है। भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास बढ़ती ही जा रही है। अब कनाडा सरकार निर्जर हत्याकांड मामले में सीधे सीधे भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम ले रही है। डेविड मॉरिसन, जो कनाडा के उप विदेश मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने कनाडा के एक संसदीय समिति को बताया कि उन्होंने अमेरिका के अखबार को बताया है कि कैसे इस पूरे साजिश के पीछे अमित शाह का हाथ है। द वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का एक अखबार है जिसके मुताबिक कनाडा के अधिकारियों ने अमित शाह पर आरोप लगाया है कि कैसे अमित शाह ने सिख अलगाववादियों को निशाना बनाया और उनके प्रति हिंसा और धमकी देने की पूरी साजिश रची। मॉरिसन ने संसद को बताया कि पत्रकार ने उन्हें फोन कर पूछा था कि क्या अमित शाह वही व्यक्ति हैं। मैंने पुष्टि की, हाँ वे वही व्यक्ति हैं। वहीं ओटावा में भारतीय उच्च आयोग और भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। मंगलवार तक कनाडा के अधिकारी यह कह रहे थे कि इस पूरी साजिश के पीछे भारत के किसी उच्चतम पद पर बैठे व्यक्ति का नाम है, लेकिन अब पहली बार उन्होंने खुलकर भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेना शुरू कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट में अमित शाह का नाम आने पर सिख अलगाववादियों ने अमित शाह पर मुकदमा चलाने की मांग की है। खालिस्तानी नेता गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने अमित शाह पर आरोप लगाया है कि वे कैसे भारत की सीमा के बाहर खालिस्तान के समर्थकों को पकड़ने और खत्म करने के लिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले भी कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया है, लेकिन वह कोई सबूत पेश नहीं कर पाई थी। उस वक्त भी वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर आई थी जिसमें भारत के अधिकारियों की संलिप्तता की बात कही गई थी। साथ ही अमित शाह का नाम भी बाद में अपडेट कर जोड़ा गया था। कनाडा ने बीते वर्ष भी खालिस्तान समर्थक आतंकवादी निर्जर की हत्या के आरोप भारत पर लगाए थे। अब जस्टिन ट्रूडो भारत सरकार को हर तरफ से घेरने में लगी हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि निर्जर की हत्या कोई अलग घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे भारत के सुरक्षा एजेंसी रॉ शामिल थी। कनाडा के एक मंत्री ने कहा कि हम जानते हैं कि कनाडा में हो रहे सिख अलगाववादियों की हत्या के पीछे कौन है। कनाडा के मुताबिक भारतीय राजनयिक पहले सिख अलगाववादियों की खुफिया जानकारी निकलवाते हैं, जिसे रॉ के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कनाडा के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि यह सूचना टॉप लेवल से भारत भेजी जा रही है। कनाडा का दावा है कि भारतीय राजनयिकों की बातों और संदेशों में भारत के एक वरिष्ठ अधिकारी और रॉ के अधिकारी का संदर्भ भी मिलता है। उसके बाद यूएस ने भी इसी तरह का इल्जाम और प्रेशर हम पे डाला कि हमारा जो अब विदेश नीति है वो इस तरह के लोगों को खत्म करने में, यानी खालिस्तान का झंडा जो उठा के चल रहे हैं, इस तरह के लोगों को खत्म करने में हमारी पुलिस और हमारी जो डीप स्टेट है, यानी
जो हमारी एजेंसीज हैं, वो इस तरह के कामों में व्यस्त हैं। अब ये काम अमेरिका, इजराइल, रशिया, ब्रिटेन, ये सब कई सालों से करते आ रहे हैं। जहां पर भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोजनिन का केस आपको याद होगा, जिसने कि पुतिन के खिलाफ बगावत की थी, वो 2 महीने के अंदर ही एक प्लेन दुर्घटना में मारा गया। तो इस तरह से एलिमिनेट किया जाता है। तो ये हत्या जो पॉलिटिकल हत्या होती है, जो एक टैक्टिकल हत्या होती है, ये मर्डर, क्या ये मूसेवाला और ये बाबा सिद्दीकी, क्या ये इस रिंग के एक छोटे से हिस्से हैं? मतलब इनको इसलिए मारा गया कि ये कुछ इस तरह की चीजों पर प्रभाव रख सकते थे? यानी मूसेवाला क्या वो खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहा था? सिद्दीकी क्या वो बॉम्बे माफिया को सपोर्ट कर रहा था? तो इस बारे में आपको सोचने की जरूरत है। ये बिश्नोई जो है, ये एक फ्रंट है। बिश्नोई इतना बड़ा नहीं है, इतने बड़े हथियार भी उसके पास नहीं है, इतनी गन्स भी और इतने लोग भी नहीं है उसके पास कि वो एक जेल से रहकर एक गैंग चला सके। तीसरी बात, ना उसमें इतना दिमाग भी नहीं लगता। वो शोशेबाज है, जैसा कि पंजाब में कहते हैं, शोशेबाजी में उसका मन लगता है। वो सब ठीक है अपनी जगह पे। ये हुडी वुडी लगा के घूमना और फोटो चमकाना और जेल से इंटरव्यू देना, ये सब कोई ऑर्गेनाइज करता है तभी होता है। नहीं तो ये रायपुर, बिलासपुर और पटना की जेल में जो छोटे मोटे भी बंद हैं, वो भी इस तरह की हरकतें करने लग जाएंगे। इनसे बड़े बड़े माफिया डॉन यूपी के जिले जिले में घूम रहे हैं। ये पप्पू यादव खुद बहुत बड़े डॉन थे, अभी ये माननीय सदस्य बन गए हैं, ये इनको भी पता है। ये घबराए इसलिए बिश्नोई से, इनको पता चल गया कि इनके पीछे कौन है, नहीं तो ये कोई घबराने वाले लोगों में से नहीं है। और ये जो बाकी माफिया चुप बैठा है, उनको भी पता है कि ये इनके माई बाप कौन है बिश्नोई के। तो इस बारे में सोचिए, ये खेल बड़ा है, बिश्नोई छोटा प्यादा है, और आगे हम देखते हैं कि ये बिश्नोई के माध्यम से और क्या क्या किया जा सकता है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।